हेलो ब्रदर। हेलो। भाई सेट्स पढ़ाने लगा। या मैं डिफाइन करूँ सेट क्या होता प्लीज। है? सेट यानी कि सिंपल वे में एक या एक से ज्यादा चीजें जो एक जैसी हों वो सेट होता है। सही बताया वाओ। ना? लेकिन फॉर्मल वे में भाई बताएंगे। या पर मेरा क्वेश्चन है, यहाँ लिखा सेट्स। अब सेट का मतलब होता है एक जैसी एक से ज्यादा चीजें, जैसे आप और मैं हैं या आप और मैं हैं, यानी कि हम दोनों एक जैसे बिल्कुल हैं लेकिन एक से ज्यादा हैं। ठीक। तो ये तो हो गया सेट। या 6 ग्लासेस हो या गए, 6 प्लेट्स हो गई, बिल्कुल 6 बॉल्स हो गई, 6 बैट्स हो या गए, 6 फुटबॉल्स हो गई। तो ये तो सेट हो गया। अब सेट हो गया एक से ज्यादा चीजें एक जैसी। तो फिर सेट्स क्या हुआ? मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या पूछ या रहा हूँ? आपने सही से बताना है। ओके। सेट हुआ कि एक जैसी एक से ज्यादा चीजें, तो फिर सेट्स वर्ड कहाँ से आया? चलो आप बताओ फॉर्मली, मैं सिर्फ सुनूंगा। ओके, बाय। बाय। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की स्टार्टिंग। 2.1 की क्लास 0 को डिस्कस करेंगे एंड यू नो दैट क्लास 0 में हम ज़्यादातर बोरिंग काम करते हैं, डेफिनेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई हाईली रिकमेंडेड यू कि चैप्टर 1 की पूरी हर एक्सरसाइज की मैंने प्लेलिस्ट सेपरेटली बना दी हैं, उनका जिक्र भी बार बार आएगा। तो जिन्होंने नहीं देखी, आई हाईली रिकमेंडेड यू पहले वो ज़रूर देखो। तो आज हम डिस्कस करते हैं 2.1 की क्लास 0। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स को। आई नो दैट चैप्टर का जो टाइटल है वो है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स, पर स्टार्टिंग पे हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी सेट्स। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि सेट्स क्या होता है, सेट क्या चीज़ होती है, तो उसको सिंपल वे में अगर बात की जाए तो जैसा भाई ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था। सेट मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ें एक जैसी, उसे हम कहेंगे कि ये सेट है। तो सेट्स वर्ड का फिर मतलब क्या हुआ? तो ज़्यादा सारे सेट्स पढ़ने लगे हैं ना, तो सेट कोई एक थोड़ी है, बहुत ज़्यादा सारे सेट्स हैं। तो बुक में भी बहुत ज़्यादा सारे सेट्स हैं। और अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू योर 8th क्लास या 8th क्लास की मैथमेटिक्स से ये सिलसिला जारी है कि आप सेट्स के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू हो चुके हो। पहले भी पढ़ चुके हो नो डाउट, लेकिन आपने जो सेंस डेवलप हुई आपकी मैथमेटिक्स को लेकर या आप डीप जाना शुरू हुए सेट्स को लेकर, वो क्लास 8th है आई थिंक सो। बाकी डिपेंड करता है मैथमेटिक्स की बुक्स पे कि आपने कितना सीखा है, और आप पे भी डिपेंड करता है। आज हम बेसिक्स को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सेट्स के बारे में, सेट के बारे में जितना भी नॉलेज है, जितनी भी बेसिक क्वालिटीज़ हैं, वो सारी आप तक पहुंचा दूं। बाकी अप टू यू कि आप उसको कितना सीखते हो, कितना अडॉप्ट करते हो, आप पे डिपेंड करता है। हमने किताब जितना नहीं सीखना, हमने किताब से ज़्यादा सीखना है, ताकि हम किताब से बेटर सीखेंगे तो बेटर पेपर भी कर पाएंगे। या मेन फोकस जो है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, मेजर जो मिशन है वो सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करना नहीं है, मार्क्स सिर्फ गेन करना नहीं है, वो भी है, लेकिन प्लस उसके हमने क्या करना है, मैथमेटिक्स से सीखना है। तो मेरी कोशिश तो यही है कि आपको मैथ्स से सिखाऊं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिखी बहुत ही सिंपल वे में, आसान लफ्जों में। 8th क्लास की बुक में भी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है, मैट्रिक में भी है, और आप फर्स्ट ईयर में तो आप पढ़ ही रहे हैं कि ये डेफिनेशन आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हो। लेकिन मैंने जो आज डेफिनेशन लिखी, ये बहुत ही सिंपल सी लाइन है। क्या? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज मीन बाय दैट? मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। किन चीज़ों की? दो चीज़ों की, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसको ज़रा ठीक से थोड़ा सा डीप जाके समझ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। पहले वेल डिफाइंड को थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। मैं एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बेटर वे में समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूँ बाजार जाओ और आधा किलो दाल लेके आओ। अब चले गए, पर मैंने ये तो बताया ही नहीं कौन सी दाल। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार पता नहीं कौन सी दाल बताई थी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। भाई जो बताते हैं मुझे तो ठीक से समझ ही नहीं आती, क्योंकि भाई ठीक से बताते ही नहीं। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मैंने अपने स्टूडेंट से कहा जल्दी से मेरी कबर्ड में जाओ और मार्कर लेके आओ। पर कौन सा मार्कर? ब्लू, रेड, ग्रीन, कौन सा? तो मैंने डिफाइन नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं? या कि अगर किसी बात को अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो वेल डिफाइंड नहीं कंसीडर होगी। वहाँ पे हो सकता है वो ब्लैक ले आए, हो सकता है वो ब्लू ले आए, हो सकता है वो रेड ले आए, हो सकता है वो ग्रीन ले आए, हैं तो वो मार्कर ही, लेकिन मुझे ब्लैक चाहिए था तो मुझे बताना चाहिए था आई नीड ब्लैक मार्कर। बात को ठीक से समझो। मैंने दाल लेने भेजा तो मैंने कहा मार्च की दाल, ठीक? तो ये मैंने वेल डिफाइन किया। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सेट लिखो, यहाँ पहले और वेल डिफाइन की और एग्जांपल एक दे देता हूँ ताकि और बेटर वे में समझ आ जाए। मैं आपको कहता हूँ आपने अपने स्कूल के उस्मान भाई को बुला के लाना है। उस्मान स्टूडेंट एक आपकी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है? अब आप गए, आपने कहा यार उस्मान, कौन सा उस्मान? उस्मान तो बहुत सारे हैं। किस क्लास में पढ़ता है? नहीं बताया। रोल नंबर नहीं बताया। एज नहीं बताई। कुछ भी बताया नहीं, सिर्फ ये बताया कि उस्मान। तो ये वेल डिफाइंड ना हुआ,
मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि किसी चीज़ को अच्छे से डिफाइन करना। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखी? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। चीज़ें बेशक एक जैसी हैं लेकिन वेल डिफाइंड हैं। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि बात समझ आ जाए, अभी तक कहीं कन्फ्यूजन ना हो रही हो, तो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप ऐसा कीजिए, पाकिस्तान की स्टेट्स का एक सेट लिखिए, यानी प्रोविंसेस का, तो वो तो सारे सेम लिखेंगे। मैं ये कह दूँ पंजाब के जो सिटीज़ हैं, पंजाब में जितने भी शहर हैं पाकिस्तान के, उन सब का एक सेट लिखो, तो वो सबकी राय मुत्तफिक होगी, सारे कहेंगे हाँ यही है। इसमें लाहौर आ गया, इसमें फैसलाबाद आ गया, इसमें हाफिज़ाबाद आ गया, इसमें गुजरांवाला आ गया, एक्सेट्रा देयर आर सो मैनी। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपकी राय मुत्तफिक होगी सबकी। तो जब हम कोई ऐसा काम करते हैं, ऐसा सेट लिखते हैं जो वेल डिफाइंड है, कंफर्म्ड है कि यही है, तो वो होगा वेल डिफाइंड। आई होप समझ आ गई हो, वो होगा वेल डिफाइंड जिसको वेल डिफाइंड लिखते हैं। तो बात इतनी है कि जिसको डिफाइन करके अच्छे से लिखा जाए, जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड। ये अच्छी लाइन मैंने बोल दी, जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो उसे कहेंगे वेल डिफाइंड। अब दूसरी बात क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि एक जो है वो दूसरे से मिलता जुलता तो बेशक हो पर सेम ना हो। क्या? थोड़ा डीप जाओ। क्या मिलता जुलता है वो, पर वो सेम नहीं है, मतलब वो वही चीज़ नहीं है। अगर 1 को मैं सेट के अंदर लिख रहा हूँ तो 2 भी डिजिट ही है, 1 भी डिजिट ही है, पर 1 और 2 अलग अलग डिजिट हैं। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे उस्मान का सेट है, तो उस्मान कौन उस्मान, तो मैं पूरा नेम लिखूंगा, विद रोल नंबर भी मे बी पॉसिबल है। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि बेशक 2 लोग सेम हों लेकिन वो अलग अलग हों, उनकी कैटेगरी सेम है और वो चीज़ सेम नहीं है। 2 ग्लासेस हैं, एक छोटा एक बड़ा है दोनों ग्लासेस, बट एक स्मॉल है एक लार्ज है। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जैसे ये एक गिलास है, ये भी एक गिलास है, तो ये गिलास ये नहीं है, ये अलग गिलास है, ये अलग गिलास है। आप उनके ऊपर नंबरिंग कर दो तो फिर तो कंफर्म डिस्टिंक्ट हो गए कि ग्लास नंबर 2, ग्लास नंबर 6। आई होप आप समझ रहे हो। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जाके बता रहा हूँ, बोर कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जिनको अच्छे से डिफाइन किया गया, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से मिलता नहीं है। ठीक है, आई होप सो थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा। पहले चलते हैं बचपन में, फिर आएंगे फर्स्ट ईयर पे। ये फर्स्ट ईयर की बातें बाद में होंगी, पहले बचपन में चलते हैं। जब सबसे पहले लाइफ में सेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो हमने कुछ इनमें से ही सेट्स पढ़े थे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर्स। बचपन में सबसे पहले जब सेट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो पहले दिन टीचर जब पढ़ाते हैं सेट्स को तो यही बताते हैं। तो पहले हम बचपना डिस्कस करते हैं, फिर हम अपनी यंग एज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। यूजुअली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने लिखी है, वैसे तो बस रफ सी लिख दी है लेकिन है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक चीज़ इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, वो क्या? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी दुनिया के नंबर हैं जिनसे सेट बनते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, व्हाट इज़ रियल नंबर, व्हाट इज़ नॉट रियल नंबर। तो वो एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 चैप्टर 1 पूरा डिफाइन सही से मैंने किया है। अब 1.2 की थ्रू कह रहा हूँ, 1.2, 1.3 और 1.1 तीनों की क्लास 0 बिल्कुल मिस ना करना। वो सारी की सारी रिलेट यहाँ पे करेगी ही करेगी। मैं साथ साथ बताता भी जाऊँगा कि कौन सी कहाँ रिलेट कर रही है, लेकिन देखनी बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सी डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। 1.2 एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स क्लास 0 डिटेल से डिफाइन किया मैंने व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, चैप्टर 1 के अंदर मैंने डिटेल डिस्कस भी की है। आई होप आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं बताने वाला। यहाँ पे बताना शुरू कर दिया तो सारा लेक्चर इसी में चला जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसको हम डिनोट करते हैं सी से। और ज़्यादातर लोग इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, या इस फॉर्म में, या कुछ लोग इस फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो आपको दोनों इंडिकेशंस का पता होना चाहिए, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है और इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। कहते क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बात आपने याद रखनी है। कंटिन्यू करते हैं। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग और फेवरेट, जी डिनोट करता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब ये इंटीजर का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स के बारे में एक बचपन से बात आपको पता है, वो क्या कि एक लाइन होती है, ड्रॉ लाइन आप इसको कहते हो, ड्रॉ लाइन कहते हैं, मैथमेटिकल लाइन कहते हैं, कुछ भी कह दो, कि सेंटर में ओरिजिन है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज ग्रो कर रही हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज ग्रो कर रही हैं। और इसको हम मैथमेटिकल लाइन भी बोलते हैं। ग्राफ के अंदर ड्रा लाइन भी, इसको काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बचपन में भी बहुत दफ़ा पढ़ा है, क्योंकि ये सिलसिला 3-4 क्लास से शुरू हो जाता है। अब बात यह है, ऑल इंटीजर्स का मतलब ये कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे भी जितने दुनिया के नंबर हैं, ओरिजिन से राइट साइड पे भी जितने दुनिया के नंबर हैं, ओरिजिन में 0 को कह रहा हूँ कि इससे लेफ्ट पे भी दुनिया के जितने नंबर हैं वो
और राइट साइड पे भी जितने नंबर हैं वो उन सबको इकट्ठा करूं तो उन्हें कहेंगे ऑल इंटीजर्स। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि 0 के साथ प्लस माइनस नहीं आता, +-1 +-2 +-3 एंड गोज ऑन। कितने नंबर? सारे, या अप टू इन्फानाइट। इसको मैं फाइनाइट नहीं कह सकता क्योंकि जितने भी नंबर हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, वो जी के अंदर आते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, आगे वाले सेट तो मज़ेदार हैं, आपको पहले ही पता है। वो क्या? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोली जा रहा हूँ, अब है इंपॉर्टेंट तो क्या किया जाए। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप देख सकते हो पहली बात तो ये 0 तो कंसीडर ही नहीं ना होता पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो ऑल पॉजिटिव कहाँ से शुरू होगा? 1 से, 1 2 3 4 एंड गोज ऑन, आई डोंट नो वेयर, कहाँ तक मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर याद रखना, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होते हैं, ठीक। आई होप ये भी क्लियर होगा कि 1 से अप टू इन्फानाइट। W होल नंबर्स, या होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में ना सिर्फ एक डिफरेंस है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से और होल नंबर शुरू होता है 0 से। आई होप समझ आ गई होगी। ये तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है खासा, सिर्फ इतना फ़र्क है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड अप टू चला जा रहा है पता नहीं कहाँ तक, और होल नंबर शुरू होता है 0 से और चला जा रहा है न जाने कहाँ तक। असल में चला जा रहा से ना मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है छोटा सा। बचपन में सुना था कि एक पर्सन था, कोई इंटरव्यू था जॉब के लिए, तो लोग आ रहे थे, तो एक पर्सन जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो क्वेश्चन ये कर रहे थे, सुना देता हूँ लतीफ़ा, सॉरी मैं बोर करूँगा लेकिन हमारा काम रुक जाएगा सिर्फ 2 मिनट के लिए, मे भी आपको मज़ा आ जाए। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो कहते थे कि एक लाइन में आपको बोलूँगा, आपने उसकी इंग्लिश करनी है। जो इंटरव्यू देने आता था उससे ये पूछा जा रहा है, तो वो लाइन क्या थी, उसने काम किया और वो करता ही चला गया। अब जो भी इंटरव्यू देने आते वो कहते यार इसकी क्या करें, ही डन हिज वर्क, ही हैज़ डन वर्क वगैरह वगैरह। काफ़ी लोगों ने आंसर दिया। एक कोई खड़ूस सा अजीब सा इंसान आया, या उसने आके कहा, जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ज़रा इसकी इंग्लिश कीजिए, उसने काम किया और वो करता ही चला गया। तो उसने आंसर क्या दिया, ही डन हिज वर्क एंड डन, यानी वो करता चला गया। तो बस वो लतीफ़ा इस बात से याद आ गया कि ये भी चलता चला जा रहा है न जाने कहाँ तक। ओके, इवन नंबर्स, ये दोनों तो बहुत फेवरेट हैं सभी के। या द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, या नंबर भी कह सकते हो, इंटीजर भी कह सकते हो। इंटीजर वर्ड बुकिश वर्ड है, बुक ज़्यादातर यूज़ करती है तो हम भी यही यूज़ कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब हम नंबर बोलते हैं तो वो ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी सेट आपको दिखने को मिलेंगे, नंबर्स वर्ड वहीं आएगा जहाँ पॉजिटिव की बात ज़्यादा हो रही हो। लेकिन इंटीजर वर्ड से ये क्लियर हो जाता है कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है कि इवन इंटीजर का मतलब है वो वैल्यू जो 2 के टेबल पे आती है, सिंपल, एंड गोज ऑन, फिर ये पता नहीं कहाँ तक। ओके, आई होप ये समझ आ रहा हो, ठीक है। ओके, ऑड इंटीजर्स क्या हैं? जो 2 पे कंप्लीटली टेबल पे नहीं आते, इसका ऑपोजिट। मेरी बात को ठीक से समझ रहे हैं? यानी कि वो नंबर जो 2 के टेबल पे नहीं आते, वो इंटीजर्स। देखिए मुझे भी आदत पड़ी है नंबर कहने की, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि अपनी हैबिट्स को बेहतर करना है। कि फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो नंबर्स, वो इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, जो 2 के टेबल पे आते हैं वो है इवन, और जो 2 के टेबल पे नहीं आते वो है ऑड। दैट्स इट। ओके, इनकी बात अगर करूं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्यू से डिनोट, अच्छा ओ ये तो मैंने बोला ही नहीं, ये तो आपको वैसे पता भी है। एन नेचुरल नंबर को डिफाइन करता है, डब्ल्यू होल नंबर्स को, ई इवन नंबर को, ओ ऑड नंबर्स को। सिंपल क्यू डिनोट करता है रैशनल नंबर्स को, और क्यू के ऊपर छोटा सा सी डाल दें, बच्चा सा, तो वो डिनोट करता है इरेशनल नंबर्स को। तो जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं, इनके लिए एक्सरसाइज 1.1 की क्लास 0 या चैप्टर 1 की पहली क्लास 1.1 की क्लास 0 पहली जो वीडियो है मेरी चैप्टर 1 की, उस पर मैंने डिटेल से डिफाइन किया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी रियल बोल रहा हूँ, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। और बहुत ही इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग क्लास है और उससे बहुत नॉलेज आएगा। अगर किसी ने नहीं देखी, आई हाईली रिकमेंडेड यू, ज़रूर जाके देखो, ठीक है। अब ये हो गया बचपना। अब आज की बात करते हैं जो असल में हमारा टॉपिक है, एक्सरसाइज 2.1 से जो शुरू होता है। ये अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ा है ये टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ काम आएगा। ओके, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। डेफिनेशन तो थी अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो वेल डिफाइन किया गया हो और जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हर ऑब्जेक्ट अलग हो, ऐसी कलेक्शन को कहते हैं सेट। ओके, आपकी बुक में मेथड्स कुछ बताए गए हैं कि सेट को लिखने के कुछ तरीक़ेकार हैं। जैसे कि डिफाइन करना है किसी चीज़ को, डिस्क्राइब करना है, तो उसके कुछ मेथड्स हैं। तो एक मेथड था डिस्क्रिप्टिव,
एक मेथड है टेबुलर, एक मेथड है सेट बिल्डर। तो मैं तीनों को एक एक करके डिस्कस करता हूँ आपसे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि अच्छा ये होते हैं। एक ही क्लास में काफ़ी कुछ कवर करने का ना बेनिफिट भी हो जाता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। नुकसान ये हो जाता है कि क्लास लेंथी हो जाती है और आप बोर होने लग जाते हो। तो मैं माजरत करता हूँ, सॉरी करता हूँ क्लास के लेंथी हो जाने से। उसकी रीज़न ये है कि मूवीज़ भी तो 3-3 घंटे की देख लेते हैं, तो लेक्चर अगर लेंथी हो जाए तो कोई बात नहीं। और फ़ायदा ये होता है कि सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगर हम उसे 2-3 दफ़ा देख लें, जैसे अगर कोई बचपन में ड्रामा अच्छा लगता था, टॉम एंड जेरी, तो मुझे लगता है लाखों हज़ारों दफ़ा हम एक ही एपिसोड देख चुके हैं। मैं तो देख चुका हूँ, जो लोग पसंद करते हैं। तो हम जो सीखने को मिलता है उसे भी एक से ज़्यादा दफ़ा देख सकते हैं, अगर अच्छा सीखने को मिल रहा हो। ठीक है, शुरू करता हूँ मैं। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, लिस्ट द एलिमेंट्स और सेट बिल्डर। अब ये तीनों वेज हैं, मेथड्स टू डिफाइन सेट। जैसे मैंने लिखा, ये तीनों मेथड्स हैं क्या डिफाइन करने के, कि सेट को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं कि सेट की लुक कैसी आती है, सेट दिखने में ऐसा आता है, सेट को डिफाइन ऐसे पढ़ा ऐसे जा सकता है। तो अब आप कहेंगे कि सिंपल वे में सर बता दें, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि हम इसको कैसे लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक सेट ले लेता हूँ खुद से, एक ए नाम का सेट का यहाँ लिख लेता हूँ लेट, और यहाँ से नीचे नीचे हम अपनी एग्जाम्पल करने लगे हैं। ए एक सेट है जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिए फर्स्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है 10 वो मैंने ले लिए। वैसे बेटर तो यही था मैं डॉट्स लगा के 10 तक लिख देता, काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं कैसे लिखते हैं। ओके, अब इनको 1 बाई 1 हम इन फॉर्म्स में लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। इसकी को मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ओके, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे उसने कहा डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट क्या होती है कि इंग्लिश में लिखेंगे, या क्या आपने इंग्लिश फॉर्म में कैसे लिखना है, दिस सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, दैट्स इट। आई नो आई एम बोरिंग यू, लेकिन ये इस तरह से बताना ज़रूरी है, स्लो। इंग्लिश में अगर हम डिफाइन करें किसी चीज़ को इंग्लिश में, तो ये इंग्लिश में लिखा है ना, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, कि फर्स्ट जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो सेट हमने डिफाइन किया वो किस फॉर्म में किया, ये कहलाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट कहलाती है। ये आई होप ये समझ आ रहा है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। ये किस फॉर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं। इसी चीज़ को अब डिफाइन करते हैं किसमें, टेबुलर फॉर्म में। अरे क्यों, टेबुलर फॉर्म तो इसी को कहते हैं, या ये ए जिस फॉर्म में लिखा हुआ है इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। लिस्ट दी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट के अंदर जो कुछ लिखा है वो एलिमेंट्स। खैर अभी इस पे हमने आना है, ये टॉपिक अभी रहता है, या अभी काफ़ी बातें करने वाली रहती हैं, ऑर्डर ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, ये बातें अभी मैंने करनी है। तो ये इरेज कर दूंगा मैं एरिया। तो पहले ज़रा आपको समझा दूँ कि टेबुलर फॉर्म क्या मतलब। टेबुलर फॉर्म का मतलब है यार यही फॉर्म जिस फॉर्म में लिखा है, ये एक्चुअल में टेबुलर फॉर्म कहलाती है। बचपन से हमने ना नाम शायद पढ़े हों, लेकिन आज हम सीख रहे हैं कि इस फॉर्म को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। आखिरी रह गया सेट बिल्डर, सबसे खड़ूस, सबसे इरिटेटिंग, और जो बचपन में जिससे आपको नफरत थी एक तरह की, उस तरह का मेथड। तो मैं एक काम करता हूँ, आई होप आपको नज़र आ रहा हो, ताकि मैं नीचे जब लिखूँ तो आपको नज़र आए, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ओके। लिखने का तरीका क्या है, देखो ये जितने एलिमेंट्स हैं ना, आप लेट कर लो कि ये एक्स हैं, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हम हमेशा एक्स के नाम से डिनोट करते हैं। एक्स एलिमेंट 1, एक्स एलिमेंट 2, एक्स, यानी कि एक्स क्या है, एलिमेंट, और नंबर एलिमेंट का जिस पोजीशन पे ये मौजूद है। तो हम लिखेंगे एक्स, यही होप आपने पढ़ा भी होगा। ये लाइन आएगी, इसका मतलब है सच दैट एक्स बिलोंग करता है। ये डिनोशन होता है बिलोंग करने का, ये हम एक्स चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि ये डिनोशन किसके लिए है, ये सिंबल किसके लिए, डिनोट के लिए। एक्स, एक्स क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट, चनाचे एक्स बिलोंग करता है, किस सेट से बिलोंग करता है, या नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेचुरल नंबर से। उसके बाद और एक्स की रेंज लिख देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली, फिर से देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है, यहाँ लिखेंगे जो सेट की कौन सी टाइप है, वो हमने पहले डिस्कस कर ली। तो क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का सेट एन लिख दिया। अगर ये प्लस माइनस होते तो कौन होना था, जी आ जाना था। अगर ये होते, इसमें जीरो भी आ जाता तो ये कौन सा हो जाना था, सॉरी होल नंबर का सेट हो जाना था। और अगर ये 1 3 5 7 9 होते तो ये हो जाना था ऑड नंबर। 2 4 6 होते तो आ जाना था इवन। एक्स सच दैट एक्स ई, ये तो ऐसे ही आना था, ये ई नहीं है, ये ई जैसा सिंबल है, यहाँ तक ऐसे ही आना था। आगे हमने बताना था इसकी नेचर कौन सी है। तो आई होप यहाँ तक तो समझ आ गई कि इसकी नेचर है नेचुरल नंबर्स, नेचर। या अब हम बताएंगे कि एक्स जो है वो भाई साहब लेसर देन और इक्वल है 10 के, और ग्रेटर देन और इक्वल है 1 से। जी दैट्स इट, खत्म हो गया।
ये मैंने क्या बोला, खैर इस पे डिटेल से बहुत ज़्यादा सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 2.1, 2.2 मिलती जुलती दोनों एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ही सिंपल से सादे से मज़ेदार से क्वेश्चन हैं। 2.1 में ही खैर सारा का सारा डाटा ये यूज़ हो जाएगा और ये क्वेश्चन करने का बहुत मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन भी करने को बहुत ज़्यादा सारे मिलेंगे, डोंट वरी, और सीखने को मिलेगा। आई अश्योर यू कि जब हम एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर 2, ये चीज़ आपके लिए जस्ट एक कैट वॉक हो जाएगी। लिटरली सिर्फ सीखने की कोशिश करनी है, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। 95% प्लस स्टूडेंट ये टॉपिक छोड़ देते हैं कि यार ये बोरिंग है, ये सीखने को ये क्या बकवास लिखी है, समझ नहीं आ रही। आई नो ये वर्डिंग आप यूज़ करते हो क्लास में भी, टीचर्स के लिए भी, गली मोहल्ले में भी, दोस्तों में भी, कई जगहों पर, कि यार ये टॉपिक बहुत ही बोरिंग था, बहुत ही बकवास था, भद्दा था, बोसीदा था, मज़ा नहीं आ रहा था। इट्स ओके, अब मैं सिखाऊंगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मुझे गरूर नहीं है, कॉन्फिडेंस है। या मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, नहीं मैं कर सकता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये गरूर है। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप इजीली कर पाओगे। हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा फिर डिफाइन कर देता हूँ, बोर कर देता हूँ, फिर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स अभी रहते हैं और क्लास काफ़ी लेंथी हो चुकी है। ओके, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब आगे आ गई हमारी रेंज। एक्स 1 से लेके 10 तक है, सिंपल। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेसर देन और इक्वल टू दोनों डाल दिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने शो कर दिया। अब आप कहते हैं सर नहीं, ये इक्वल टू ख़त्म करें, सिर्फ ये बताएं, तो मैं इसको भी ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्स 0 से बड़ा है और 11 से छोटा है, दैट्स इट, बात फिर वही होगी। या कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखने के आदी होते हैं, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। एंड आई होप आई एम हेल्पिंग यू कि एक्स 0 से बड़ा है तो 1, और कहाँ तक है, 11 से छोटे तक 10 तक, दैट्स इट। आई होप ये टॉपिक सारे का सारा आपको क्लियर हो गया हो। अभी ये टॉपिक रहता है छोटा सा, तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ठीक से ये डिफाइन कर सकूँ। अगर किसी को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हुई है यहाँ तक, तो वो वीडियो को पीछे करके देख सकता है, नंबर 1। नंबर 2 मेथड इज़, इसका भी मेथड है देखने का भी, कि आप वीडियो को पूरा देख लो, फिर दूसरी दफ़ा फिर पूरी वीडियो देख लेना, चाहे 2-3 दफ़ा देख लो, आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। तो मैं जल्दी से कंटिन्यू करता हूँ। करने लगे हैं इसी वीडियो का पार्ट 2, इसको कह सकते हैं पार्ट 2, क्योंकि इसमें हम वो बातें डिस्कस करने लगे हैं जो आगे काम आएंगी ही आएंगी। लिटरली सेट्स में, मैथमेटिक्स में ये बातें, ये टॉपिक काम आएंगे ही आएंगे, लिटरली। ठीक है, शुरू करते हैं। पहली बात क्या लिखी है, ऑर्डर ऑफ सेट। तो शुरू करते हैं इसी बात को लेकर। सबसे पहली बात तो ये, जब हम कोई सेट लिखते हैं, मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे एक सेट, सपोज कह लो, लेट कह लो, नो प्रॉब्लम, और मैं लिख देता हूँ 1 2 3। ये 3 कितना अजीब था, ओके, ये मैंने लिख दिया 3, फिर से अजीब है बट इट्स ओके। अब कोई मुझे कहता है सर ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा, तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट क्या होते हैं, अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हमने पढ़ा हुआ है 8 क्लास में, या जब आप 8 क्लास में थे तो आपने यही डेफिनेशन पढ़ी थी, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, विद सेम नेचर। तो अगर आप इसको देखो तो इसमें अल्फ़ाबेट्स तो नहीं आ रहे, इसमें सारे के सारे डिजिट हैं, तो नेचर तो सेम होगी कि सारी की सारी गिनती है। तो 1 2 3 कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज 3। क्या तरीका लिखने का, मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ ए इज 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। अगर 4 होते तो 4, तो सिंपल है। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं बचपने वाली, तो ये आपको पता है, बट मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा रिकैप हो जाए। ऑर्डर ऑफ सेट हो गया। एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, देयर इज़ नो एलिमेंट, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, घूम जाता हूँ और यहीं पे बना देता हूँ कि एम्प्टी सेट क्या होगा। अच्छा, इसको डिनोट करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, एक तो ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है, तो आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से डिनोट करना चाहते हो। तरीके दोनों ही ठीक हैं कि एम्प्टी सेट को डिनोट करना है तो चाहे सेट बना दो, ब्रेसिस बना दो और बीच में खाली छोड़ दो, या अंडा बना के ऊपर लाइन मार दो, दोनों बातें ठीक हैं। आई होप आपको ये नज़र आ रहा हो, क्योंकि समटाइम जब मार्कर लाइट हो जाता है तो कैमरा में अच्छे से नज़र नहीं आता। सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट आए, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। सिंगलटन सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने लिख दिया 1, ये भी एक सिंगलटन सेट है। मैंने लिख दिया ए, ये भी एक सिंगलटन सेट है। मैंने लिख दिया पंजाब, ये भी एक सिंगलटन सेट है। तो एलिमेंट की नेचर कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, उसे कहेंगे सिंगलटन सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट मेरे फेवरेट, और इस पर क्वेश्चन भी आएगा, एक्सरसाइज 2.1 में ही आएगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होते हैं। देखो, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसकी रेंज होती है, जिसकी कोई लिमिट है।
फॉर एग्जाम्पल 6 ग्लासेस का सेट, फॉर एग्जाम्पल चेयर्स, स्कूल में कितनी भी चेयर्स हैं, चाहे 1,00,000 क्यों नहीं है, तो वो गिनी जा सकती हैं, दैट इज़ फाइनाइट। तो ये फाइनाइट सेट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जानते हो कि जितने भी हम सेट्स लिखते हैं सिंपल वे में 1 से लेकर जी 10 तक, जिसकी रेंज हो उसे कहेंगे फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, हाउसेज हैं, ग्लासेस हैं, बल्ब्स हैं, मग्स हैं, कुछ भी, समथिंग वट एवर इट विल बी, कि जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें काउंट किया जा सके, वो है फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट क्या होंगे? जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता। समुंदर में ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कैसे गिनूं मैं ड्रॉप ऑफ वाटर समुंदर के? वो तो इनफाइनाइट हैं। समुंदर के किनारे पे जो रेत है उसके ज़र्रे, नमक के ज़र्रे, दरख्त जो हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग्स के, यानी कि पूरे शहर के जो दरख्त हैं उनके जो पत्ते हैं, लीव्स, उन्हें मैं कैसे काउंट करूं? सो ऐसी चीज़ें जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल जो हैं, उन्हें कहेंगे इनफाइनाइट सेट। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो फाइनाइट हैं, जिन्हें गिना जा सकता है, उसे फाइनाइट सेट कंसीडर करेंगे, और ऐसे एलिमेंट्स जिन्हें गिना नहीं जा सकता उन्हें इनफाइनाइट। इनकी एग्जांपल्स आएंगी, डोंट वरी, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर सारे क्वेश्चन आएंगे, हम डिटेल से करेंगे। अभी का इंटरेस्ट है सबसेट और सुपर सेट, तो इसको थोड़ा ठीक से समझना है, सबसेट एंड सुपर सेट। ओके, मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ खुद से लेट करके, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम रख देता हूँ बी। ये मैंने बी एक सेट लिखा और इसके अंदर गिनती लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ज़रा बात को ठीक से सुनना, मज़ेदार खेल है। मैंने एक सेट लिखा सी और उसके अंदर एलिमेंट्स लिए 2 और 3। फिर एक सेट लिखा डी, उसके अंदर एलिमेंट्स लिए, क्या ले लूँ, 1 और 5। फिर एक एलिमेंट का सेट लिया ई, जिसके अंदर लिखा 9 और 10। और फिर एक सेट लिखा एफ और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ज़रा कहानी ठीक से सुननी है कि सबसेट क्या होता है, क्योंकि बचपन से ये बहुत दफ़ा पढ़ा है और बहुतों को पता है। आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बारे में पहले ही पता है, पर मैं कुछ इस अंदाज में बताने लगा हूँ कि खुदा करे कि कभी ना भूले एक दफ़ा सुनने से। व्हाट इज़ मीन बाय सबसेट? देखो, ये एक सेट है और जितने मैंने आगे सेट लिखे हैं उसके जितने एलिमेंट्स हैं, चाहे 2 और 3 का सेट है जो कि सी है, चाहे 1 और 5 का सेट है डी है, ई 9 10 है, और एफ 1 से लेकर 10 तक, ये सारे के सारे सेट्स इसी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनमें मौजूद नहीं है, मौजूद है। आई होप आप समझ रहे हो। तो ये कहूँगा मैं या कि जो सी है हमारा, सी जो सेट है वो बी का क्या है, सबसेट है। ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर आप कहेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो आपने याद रखना है कि लंबा सा सी बना के नीचे एक लाइन लगा देनी है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है सबसेट का। इसी तरीके से अगर आप कहें सर डी को शो करना है, नो प्रॉब्लम, डी क्या है, सबसेट है, किसका, बी का। इसी तरह से ई क्या है, सबसेट है, किसका, बी का। आई होप आप समझ रहे हो बात को कि ये एक्चुअल में क्या है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं और इससे लेके लिखे गए हैं। इसी तरह चाहे सारे के सारे एलिमेंट्स क्यों ना मैं ले लूँ, ज़रूरी नहीं है कि उनमें से मैं कोई एक एलिमेंट पिक करूँ। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। लिए किससे गए हैं, उसी सेट से। तो जिस सेट से हम सारे के सारे एलिमेंट ले रहे हैं, जिस में ले रहे हैं, उसे हम कहेंगे सबसेट। कि एफ क्या है, एफ एक सबसेट है। एफ क्या है, एफ एक सबसेट है, किसका, बी का। तो ये बी भाई साहब फिर क्या है, तो ये याद रखिएगा कि जिससे लिया जा रहा है, जिससे लिया जा रहा है उसे कहते हैं सुपर सेट। सिंपल हो गया, अब नहीं भूलेगा आई होप सो कभी भी आपको। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको ताकि आपको याद हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं घर में 12 बॉल्स लेके आया, एक पैकेट लेके आया जिसमें 12 बॉल्स थी टेनिस की, क्रिकेट के लिए। भाई आया और उसने कहा 2 बॉल्स मुझे दे दो, तो मैंने वो 12 बॉल में से 2 बॉल्स उसको दे दी। तो वो भी एक सेट है जो 12 बॉल्स का है, और जो उसने ले लिया वो भी एक सेट है 2 बॉल्स का। तो जो उसने बॉल्स 2 ली हैं वो हो गई सबसेट, और जो मेरा पूरे का पूरा सेट है वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट। आई होप आप समझ रहे हो कि जो ओरिजिनल सेट है जिससे हम छोटे छोटे सेट बना रहे हैं, जिसके अंदर से वैल्यूज़ लेके, वो सेट्स कहलाएंगे सबसेट, और जिससे ले रहे हैं उसे कहेंगे सुपर सेट। अब आप कहते हो सर अगर यहाँ पे 11 आ जाए तो सही पॉइंट आया, अगर यहाँ पे 11 आ जाए तो इसका मतलब 11 इसके में मौजूद नहीं है। क्योंकि इसके अंदर 11 मौजूद नहीं है तो एफ अब सबसेट नहीं रहा। क्योंकि अगर इसके अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट आ गया जो मेरे सुपर सेट में मौजूद नहीं है तो ये सबसेट ना रहा, क्योंकि वो एलिमेंट इसने इससे नहीं लिया। आई होप आप समझ रहे हो।
क्योंकि अगर कोई मुझे आया कहता है सर ये सेट है और ये सबसेट है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये जो सेट है इसके अंदर वो एलिमेंट नहीं है जो इसमें है, तो सुपर सेट ये हुआ। अब आप कहते हो सर एफ के अंदर तो सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैंने खुद कहा कि सारे भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ एफ? हाँ, कहना ठीक होगा, क्योंकि एफ में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो बी ने लिए। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता। पेपर में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक सेट बना के दे दिया जाता है और कहा जाता है इसके सबसेट लिखो, तो वो तो ईजी हो गए, अपनी मर्जी के पेयर बनाई जाओ और लिखी जाओ। आई होप आप समझ रहे हो स्टोरी, या आई होप सो कि मैं आपकी ठीक से हेल्प कर पा रहा हूँ सीखने में और आप भी अच्छे से सीखने की कोशिश में लगे हो, एंड आई होप आई एम हेल्पिंग यू, आई बिलीव इट। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खूब प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? अल्लाह आप सबको कामयाब करे और खूब मेहनत करते रहिएगा। पहले भी कहा ना मैंने, फिर कह रहा हूँ, खूब मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब भी करें। अल्लाह हाफिज़ क्लास।